ये है मारुति सुजुकी इन्विक्टो या फिर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का सुजुकी वर्जन। इसे पूरी तरीके से बनाता तो टोयोटा ही है, लेकिन इसमें लोगो सुजुकी का लगा हुआ है। ये एक 7-8 सीटर एमपीवी है जिसकी स्टाइलिंग थोड़ी एसयूवी जैसी करने की कोशिश की गई है, पर है ये फिर भी एक फैमिली फ्रेंडली एमपीवी। ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का हाइब्रिड वर्जन है जो मारुति देता है। नॉन हाइब्रिड या सिर्फ पेट्रोल ओनली वर्जन जो है वो इन्विक्टो में अवेलेबल नहीं है। ये मैन्युफैक्चर भी पूरी तरीके से टोयोटा करता है, तो ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी तरीके से मारुति सुजुकी है ही नहीं। ये टोयोटा और सुजुकी के जो मॉडल शेयरिंग एग्रीमेंट है उसी का एक पार्ट है, पर इन्विक्टो जो है वो अभी तक सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। और अभी तक टोयोटा जो है वो सुजुकी के मॉडल्स लेता था, जैसे बलेनो को ग्लांजा, अर्टिगा को रूमियन। पहली बार सुजुकी जो है वो टोयोटा की गाड़ी ली है, इसलिए ये हाई क्रॉस की जगह इन्विक्टो है। स्टाइलिंग चेंजेस थोड़े बहुत किए गए हैं, जैसे बम्पर में जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस है, फ्रंट ग्रिल थोड़ी डिफरेंट है, ऑफकोर्स सुजुकी का लोगो है, थोड़े से क्रोम एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा हैं। हेडलाइट्स के अंदर भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, जैसे नेक्सा की सिग्नेचर 3 पॉइंट DRL, और इसके अलावा ये जो है वो सिर्फ इंडिकेटर का काम करता है। इनोवा हाई क्रॉस में DRL का भी काम करता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। इन्विक्टो टोयोटा के TNGA या टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और ये प्लेटफॉर्म टोयोटा कोरोला और टोयोटा प्रियस जैसी गाड़ियां भी शेयर करती हैं। इन्विक्टो और हाई क्रॉस दोनों की लेंथ 4.75 मीटर है और व्हील बेस 2.85 मीटर है। व्हील्स अगर हम देखें तो इनोवा हाई क्रॉस के कंपैरिजन में इसमें थोड़े छोटे व्हील्स आते हैं, इसमें 17 इंचेस आते हैं। हाई क्रॉस के टॉप ट्रिम में 18 इंचेस आते हैं, लेकिन हाई क्रॉस के भी मिड स्पेक और लोअर स्पेक ट्रिम्स में 16 और 17 आते हैं, तो एक तरीके से ये उसका लोअर ट्रिम ही है। अगर पीछे से हम देखेंगे तो ये पूरी इनोवा हाई क्रॉस जैसी दिखती है, एक्सेप्ट जो टेल लाइट के अंदर के एलिमेंट्स हैं वो सुजुकी ने अपने हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं। बट देखा जाए तो इसका बम्पर हो या ये स्पॉइलर, ये सारी चीज़ें जो है वो इनोवा और इन्विक्टो शेयर करते हैं। यहाँ पे एक हाइब्रिड बैच आता है जो टोयोटा के बैच से थोड़ा अलग है, बट ओवरऑल गाड़ी सेम ही है। एक और चीज़ जो इनोवा हाई क्रॉस जैसी है, वो इसके टॉप स्पेक में जो है वो इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है। ये दो ट्रिम्स में बस अवेलेबल है, एक जीटा प्लस और एक अल्फा प्लस। ये अल्फा प्लस है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है। हम अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी इसका पूरा टोयोटा जैसा ही है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस ये हैं कि टोयोटा में जो है वो ब्राउन बरगंडी कलर के इंटीरियर्स आते हैं, इसमें ऑल ब्लैक आते हैं। फिट फिनिश भी जो है वो टोयोटा जैसी ही है, इवन तो मैं ये कहूँगा कि इसकी फिट फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप प्लास्टिक में इधर जैसे टच स्क्रीन के पीछे देखेंगे तो प्लास्टिक पैनल गैप्स हैं, और या ये विंडो स्विच कंट्रोल्स देखेंगे तो इसमें भी जो है वो प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं फील होती है। ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया हुआ है, पर नीचे पूरा हार्ड टच है, तो ये काफ़ी चीप फील होता है। कुछ तो मटेरियल बहुत ही ज़्यादा चीप फील होते हैं, जैसे सेंटर कंसोल का प्लास्टिक, ये काफ़ी ज़्यादा पतला और फ्लिमजी लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको कभी कभी ये भी मूव होता हुआ फील हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि इसकी जो फिट फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं है, बट ऑब्वियसली क्योंकि ये टोयोटा है तो बिल्ड टू लास्ट मटेरियल्स का यूज़ किया गया होगा। इन्विक्टो का अल्फा प्लस ट्रिम सिर्फ एक 7 सीटर है, लेकिन इसके लोअर ट्रिम जीटा प्लस में 8 सीटर का ऑप्शन भी है। स्पेस और कंफर्ट में आपको कोई कमी नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड रो सीट्स दोनों बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं और लंबे डिस्टेंसेस के लिए ही बनी है। ब्लैक इंटीरियर होने के बाद भी आपको कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, और क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है तो केबिन में और भी ज्यादा लाइट आती है। थर्ड रो की सीट जो यूजुअली मोस्ट कार्स में अनयूजेबल होती है, वो इन्विक्टो की कंपेरेटिवली अच्छी है। 6 फीट के पैसेंजर्स भी इसमें फिट हो सकते हैं, और 3 एवरेज साइज्ड एडल्ट्स के लिए भी शोल्डर रूम है। ऑफकोर्स थर्ड रो सेकंड रो जितनी कंफर्टेबल नहीं है, पर क्योंकि बैक रेस्ट एडजस्टेबल है और सेकंड रो स्लाइडिंग है, तो थर्ड रो के पैसेंजर्स लंबी ट्रिप्स के लिए जो है वो एक कंफर्टेबल स्पेस बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में भी इन्विक्टो अपने प्राइस रेंज में काफ़ी कंपेटिटिव है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पार्ट एनालॉग और पार्ट डिजिटल है। तो हाइब्रिड का जो पावर गेज है, फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज तो एनालॉग है, पर उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें डिजिटल डिस्प्ले में। इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, आपको ये बेसिक फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स देता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली चीज़ें देता है, ट्रिप की डिटेल्स देगा, क्रूज कंट्रोल का डिस्प्ले है। इस कार में क्योंकि एडास नहीं है तो एडास वाली बाकी फंक्शनैलिटी इसमें नहीं दिखती, बट क्रूज कंट्रोल की डिटेल्स हैं। इसके अलावा इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो आप कभी भी अपना टायर का प्रेशर चेक कर सकते हैं। फिर ये हाइब्रिड का भी एक डिस्प्ले देता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये एनर्जी मीटर अच्छा है कि आप बैटरी का चार्ज लेवल देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि कब कार ईवी मोड में चल रही है। ड्राइव मोड्स भी हैं इसमें, 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और पावर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पावर का डिफरेंस फील नहीं हुआ तीनों मोड्स में। हाँ, एसी जो है वो इको मोड में थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर हम
टच स्क्रीन की बात करें तो इसकी टच स्क्रीन 10 इंचेस की है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले नहीं है। ये अपना काम ठीक से करती है, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, बट क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस कार में 360 डिग्री कैमरा आता है, तो आप अपने सराउंडिंग की सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर से मैं बोलूँगा कि कैमरे का रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डिस्प्ले थोड़ा सा फ्लिकर करता हुआ दिखता है जब ये 360 कैमरा ऑन होता है, लेकिन इट गेट्स द जॉब डन। इस 360 कैमरा के साथ फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। इस 360 कैमरा का एक और फीचर ये है कि अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या उससे धीरे चल रहे हैं तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ऑफ कोर्स आप इस फीचर को बंद कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है फॉर मोस्ट पीपल ये यूज़फुल है कि अगर आप इसे ऑन रखें। बाकी इसके कैमरे में अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। इसके फीचर लिस्ट में पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट विद मेमोरी फंक्शन, रियर सनशेड्स और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी चीज़ें हैं। अब अगर हम इसकी ड्राइविंग के बारे में बात करें तो ये स्टार्ट जो है वो ईवी मोड में ही होती है। अगर आप इंजन ऑन कर रहे हैं तो ये बैटरीज ऑन कर देगी, पर इंजन जो है वो तब तक ऑन नहीं होगा जब तक या तो बैटरी ना लो हो या फिर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो और एसी को जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़े। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी एक पैरेलल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन अलग इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं और साथ में भी काम कर सकते हैं। ये डिफरेंट सीरीज हाइब्रिड से इस सेंस में है कि सीरीज हाइब्रिड में पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर देता है। इंजन जो है वो डायरेक्टली व्हील से कनेक्टेड नहीं होता है, वो बैटरी को चार्ज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक मोटर को डायरेक्ट पावर देने के लिए होता है। अगर हम पावर की बात करें तो इसका इंजन जो है वो इंडिविजुअली 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन हाइब्रिड के साथ कंबाइन करके 186 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क की अगर हम बात करें तो इंजन जो है वो 181 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक मोटर अलग से 206 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है। ये आपको डीजल इंजन जैसे एकदम से टर्बो वाला किक तो नहीं देगा, बट क्योंकि हाइब्रिड है तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन फील होता है। ओवरऑल इसका पावर और टॉर्क जो है वो इस गाड़ी को हाईवेज के लिए काफ़ी अच्छा बनाता है। आपको कभी भी ये अंडर पावर्ड फील नहीं होगी, आप इसे ईजिली जो है वो ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में चला सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर की जो है वो का नेचर होता है स्मूथ ड्राइविंग, तो सिटी में भी जो है वो काफ़ी स्मूथ और इजी टू ड्राइव फील होगी। सिटी स्पीड्स में जो है वो मोर और लेस इलेक्ट्रिक मोड में ही चलती है। मारुति और टोयोटा दोनों क्लेम करते हैं कि 1 किलोमीटर तक जो है वो सिर्फ ईवी मोड में चल सकती है। इसमें एक ईवी मोड नाम का प्रॉपर ड्राइव मोड ही है, बट सिटी में मैंने देखा है कि काफ़ी यूजलेस है, क्योंकि इसके हिसाब से हाइब्रिड बैटरी हमेशा लो ही रहती है तो वो ईवी मोड में जाने नहीं देता है। पर अगर हाईवे पे आप चलाएं हैं और आप उसके बाद सिटी में एंटर करते हैं और 60 की स्पीड तक जो है वो ये प्रॉपरली ईवी मोड में चल सकती है, पर जैसी ही बैटरी लो होगी ऑटोमेटिकली इंजन ऑन हो जाएगा। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप इसे 60-65 की स्पीड तक जो है वो इजीली ईवी मोड में चला सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सीमलेस है इसका जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन कब ऑन हो रहा है या इंजन कब ऑफ हो रहा है। इंजन के साथ इसमें ECVT गियर बॉक्स जुड़ा हुआ है जो काफ़ी टिपिकल है जापानीज हाइब्रिड कार्स में। तो ECVT जो है CVT के जैसा एग्जैक्टली नहीं होता है, ये एक तरीके से सिर्फ एक पावर ट्रांसफर डिवाइस होता है जिसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स अपनी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और व्हील्स तक पहुंचाती हैं। फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स भी हाइब्रिड होने के कारण काफ़ी अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल है मैं बोलूँगा। कंपनी क्लेम 23 का तो रियल वर्ल्ड में एवरेज नहीं देगी, बट शहर में ये 14 से 16 के बीच में दे सकती है, और हाईवे पे अगर आप प्यार से चल रहे हैं 80-90 की स्पीड में ही चला रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं, तो ये 20 तक का भी एवरेज दे देगी, जो हाईवे में मेरे हिसाब से किसी हैचबैक जितना है। तो फॉर अ 3 रो MPV इसका फ्यूल एफिशिएंसी फिगर काफ़ी ज़्यादा है। इसकी ईज़ ऑफ ड्राइविंग में जो है उसकी शैसी और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हेल्प करता है। इनोवा क्रिस्टा के कंपैरिजन में ये एक डिपार्चर है बॉडी ऑन फ्रेम में लैडर फ्रेम शैसी से। अब ये एक मोनोकॉक शैसी है, और सिमिलरली स्टीयरिंग व्हील भी जो है इसका हाइड्रोलिक की जगह अब एक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। तो स्टीयरिंग फील जो है वो काफ़ी लाइट है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील या फीडबैक वाला तो नहीं लगेगा, बट आपको बहुत वेग भी फील नहीं होगा। इट इज़ कंपेरेटिवली प्रिसाइज, वेरी इजी टू यूज़, लाइट वेट। तो नए ड्राइवर्स भी इस स्टीयरिंग व्हील से काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हैं। और क्योंकि ये मोनोकॉक शैसी है तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर बैठे हैं ऐसा फील नहीं होता है, इवन दो नॉर्मल क्रॉसओवर सेडान्स और हैचबैक से ऊपर ही बैठते हैं, बट किसी बॉडी ऑन फ्रेम शैसी वाली गाड़ी के कंपैरिजन में थोड़े नीचे हैं, और आपको ये उतनी डोमिनेटिंग ऑन द रोड फील नहीं होगी, आपको काफ़ी कार लाइक फील होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही है, क्योंकि
नए ड्राइवर्स इसे बहुत इजीली चला सकते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि वो एक इतनी लंबी 3 रो कार चला रहे हैं। हाइब्रिड कार्स के ब्रेक्स यूजुअली बहुत सेंसिटिव और ग्रैबी होते हैं और इन्विक्टो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इनिशियली जब आप पेडल प्रेस करते हैं तो ये रीजन ब्रेकिंग का यूज़ करती है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा में डबल विशबोन सस्पेंशन आते हैं, लेकिन इनोवा हाई क्रॉस और इन्विक्टो में फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं। तो सस्पेंशंस डिसेंटली डैम्ड है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, बहुत स्टिफ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस गाड़ी के सस्पेंशन बेस्ट है अपने क्लास में। मेरे हिसाब से XUV 700 के सस्पेंशन इससे थोड़े बेटर हैं, बट डिसेंट कंफर्ट प्रोवाइड करती है। हाईवे पे आपको कभी बाउंसी फील नहीं होगी, पर शहर में या थोड़े गंदे पैचेस में आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ भी फील नहीं होगी। तो एक डिसेंट बैलेंस है इसके सस्पेंशन में। ओवरऑल NVH लेवल्स मेरे हिसाब से इस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, खासकर जब ये EV मोड में चल रही होती है तो आपको AC की आवाज़ के अलावा कुछ भी पता नहीं चलता है। टायर नॉइज़ भी काफ़ी कम है। इनोवा हाई क्रॉस से क्योंकि इसमें 1 इंच छोटे टायर आते हैं और साइड वॉल ज़्यादा है, तो आई थिंक वो कंफर्ट फैक्टर को ऐड करता होगा। और क्योंकि 17 इंच व्हील्स जो हैं वो उतने वाइड भी नहीं है, तो शायद रोड नॉइज़ भी इसलिए कम फील होती है। बट ओवरऑल केबिन काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड है, अनलेस आप फुल एक्सेलरेटर ना दें और इसका इंजन ऑन ना हो जाए। हैवी एक्सेलरेशन पे इंजन थोड़ा नॉइज़ी हो जाता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप बहुत ही रेयरली इस गाड़ी को जो है वो इस तरीके से चलाएंगे। स्मूथ ड्राइविंग कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा शांत है। इस प्राइस रेंज में जो 25 to 35 लाख का प्राइस रेंज है, उसमें ओवरऑल ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इस साइज़ की आपको MPV सिर्फ टोयोटा और आप मारुति ऑफर करते हैं। तो या तो आप इनोवा क्रिस्टा ले सकते हैं, या आप टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ले सकते हैं, या फिर आप मारुति सुजुकी की इन्विक्टो ले सकते हैं। ये मेरे हिसाब से मारुति के तरफ से एक स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग इसलिए है क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस में 1 साल से ऊपर की भी वेटिंग पीरियड है, और अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो आपको नेक्सा डीलरशिप्स के थ्रू इन्विक्टो जो है वो रेडिली अवेलेबल हो जाएगी। ये इनोवा हाई क्रॉस के टॉप वर्जन से एक ट्रिम नीचे ही है, तो रफली 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस भी है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको JBL का 9 स्पीकर साउंड सिस्टम नहीं चाहिए, जिसके रिव्यूज़ बहुत खास नहीं है। ऑफ कोर्स इसका भी साउंड सिस्टम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही एवरेज साउंड सिस्टम है, बट इट गेट्स द जॉब डन अगेन। और जो इसका स्ट्रेंथ है मारुति की तरफ से आने का, वो ये है कि मारुति सुजुकी का जो डीलर नेटवर्क है वो टोयोटा से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सर्विस में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। एंड क्योंकि टोयोटा भी जो है वो इनोवा काफ़ी हाई नंबर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड मारुति की सर्विस रिकॉर्ड भी डिसेंट है, टोयोटा जितनी अच्छी नहीं होगी, बट कोई ऐसे मेजर इश्यूज़ नहीं है। इन्विक्टो और इनोवा हाई क्रॉस का प्लेटफॉर्म इनोवा क्रिस्टा से बहुत अलग है, लेकिन कोर यूसेज और कस्टमर बेस अभी भी सेम ही है। मेरे हिसाब से ये दोनों कार्स ही क्रिस्टा से ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स और राइजिंग फ्यूल प्राइसेस को देखते हुए इन्विक्टो एक सॉलिड ऑप्शन है। टोयोटा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग प्रूवन हाइब्रिड पावर ट्रेन, प्रैक्टिकलिटी और डिसेंट फीचर लिस्ट इसे एक फैमिली के लिए नो ब्रेनर बनाता है। क्योंकि ये टोयोटा के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो सेफ्टी के मामले में भी इन्विक्टो अच्छी होनी चाहिए, इवन दो ये टेस्टेड नहीं है। अगर आपको ADAS और कुछ फीचर्स से फ़र्क नहीं पड़ता है तो इन्विक्टो आपके लिए इनोवा हाई क्रॉस से बेटर पैकेज है, कंसिडरिंग कि ये उससे सस्ती है और मारुति का डीलर नेटवर्क टोयोटा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।